सोचिए, 1930 के दशक का क्लीवलैंड, एक खौफनाक साया जो रातों के अंधेरे में सड़कों पर भटक रहा है। ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अमेरिका के इतिहास के सबसे डरावने और अनसुलझे रहस्यों में से एक क्लीवलैंड टोर्सो मर्डर्स के उस खौफनाक सच में गोता लगाने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक सीरियल किलर ने पूरे देश की रातों की नींद उड़ा दी थी और कैसे आज, दशकों बाद, आधुनिक विज्ञान उन बेनाम शिकारों को उनकी खोई हुई पहचान वापस दिलाने की जद्दोजहद कर रहा है। 13 13 ये कोई आम नंबर नहीं है। आधिकारिक तौर पर ये उस अनजान हैवान द्वारा ली गई जानों की कम से कम गिनती है। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि लगभग 90 साल बीतने के बाद भी वो कातिल कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस पूरे मामले की सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि उस कातिल ने न सिर्फ लोगों की बेरहमी से जान ली, बल्कि उनकी पहचान भी हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी। ज्यादातर शिकारों को पॉटर फील्ड्स यानी बिना नाम वाले कब्रिस्तानों में दफना दिया गया। सोचकर ही रूह काम जाती है कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, और क्या पता आज भी उनका कोई अपना उनका इंतजार कर रहा हो। भाग 1, मैड बुचर का खौफ। चलिए इस दहशत को करीब से समझने के लिए ग्रेट डिप्रेशन यानी भारी मंदी के उस दौर वाले क्लीवलैंड की भयानक हकीकत में चलते हैं, जहां से इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत हुई। इस डरावनी कहानी का केंद्र था किंग्सबरी रन। अब ये कोई आम मोहल्ला नहीं था। मंदी की मार झेले हुए बेघर और समाज से बिल्कुल कटे हुए लोगों ने एक नाले की घाटी में ये बदहाल बस्ती बसाई थी। इसे अक्सर होबो जंगल भी कहा जाता था। हत्यारे ने बिल्कुल इसी जगह को अपना शिकारगाह बनाया। एक ऐसी खुप अंधेरी और खौफनाक जगह जहां से अगर कोई रातों रात गायब भी हो जाए तो शायद ही कोई उसे ढूंढने निकले। यहाँ जो मौत का तांडव शुरू हुआ, उसकी रफ्तार सच में दिल दहला देने वाली थी। 1934 में एरी झील के किनारे एक महिला के शरीर का निचला हिस्सा बहकर आया, जिसे लेडी ऑफ द लेक नाम दिया गया। फिर 1935 आते आते किंग्सबरी रन की झाड़ियों में एडवर्ड एंड्रेथी और एक और अनजान शख्स के कटे हुए शव मिले। अगले ही साल एक टैटू वाले आदमी का सिर एक पैंट में लिपटा हुआ मिला। झाड़ियों में, रेलवे ट्रैक के पास और नदियों में क्षत विक्षत लाशों का मिलना मानो एक खौफनाक रूटीन बन गया था। जरा इन हत्याओं के तरीके पर गौर कीजिए। ये कोई आम हत्याएं नहीं थीं। उस वक्त के कोरोनर सैमुअल गर्बर ने जो खौफनाक पैटर्न देखा, उसने सबको अंदर तक कंपा दिया। हर एक लाश का सिर धड़ से अलग था। जोड़ों को इतनी सफाई से काटा गया था और शरीर से खून की एक एक बूंद को ऐसे निकाला गया था जैसे कोई मेडिकल एक्सपर्ट काम कर रहा हो। कातिल के पास निश्चित तौर पर एनाटॉमी का बहुत गहरा ज्ञान था। त्वचा पर केमिकल बर्न्स भी थे। वो एक सर्जिकल सटीकता के साथ अपने शिकार के टुकड़े करता था, बिल्कुल किसी खौफनाक बुरे सपने की तरह। भाग 2, एलियट नेस ने कमान संभाली। जब शहर में दहशत अपनी चरम सीमा पार कर गई, तब क्लीवलैंड प्रशासन ने इस मैड बुचर को पकड़ने के लिए एक असली दिग्गज को मैदान में उतारा। और वो दिग्गज थे मशहूर एलियट नेस। जी हाँ, वही अनटचेबल्स वाले एलियट नेस, जिन्होंने शिकागो में खूंखार माफिया आल कपोन के पसीने छुड़ा दिए थे। 1935 में नेस को क्लीवलैंड का सुरक्षा निदेशक बनाया गया। उनका काम था पुलिस फोर्स को सुधारना, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रहस्यमयी कातिल उनके शानदार करियर की सबसे बड़ी और डरावनी चुनौती बनने वाला है। एक ऐसा शैतान जो कोई सुराग नहीं छोड़ता था, बस पीछे छोड़ जाता था खून से लथपथ लाशें। लाशों का ढेर बढ़ता जा रहा था और नेस अंदर से हताश हो चुके थे। कातिल का शिकारगाह पूरी तरह तबाह करने के इरादे से अगस्त 1938 में उन्होंने किंग्सबरी रन में एक बेहद विवादास्पद छापेमारी का आदेश दे दिया। 63 बेघर लोगों को फिंगरप्रिंट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। 300 से ज्यादा लोगों को रातों रात वहां से निकाल फेंका गया और 100 से ज्यादा झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सोचिए, पूरा आसमान धुएं से भर गया होगा। ये एक बेहद हताश कदम था जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। भाग 3, 2 अप्रत्याशित संदिग्ध। इतनी लंबी और परेशान कर देने वाली जांच के बाद पुलिस की सुई आखिरकार 2 बिल्कुल अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों पर आकर रुकी। इसने 1930 के दशक के गहरे वर्ग भेद को भी सामने ला दिया। एक तरफ था फ्रैंक डोलेजल, एक बेहद गरीब अप्रवासी ईंट भट्टा मजदूर जिसका समाज में कोई नाम या रसूख नहीं था, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर फ्रांसिस ई स्वीनी, एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली सर्जन जो सिजोफ्रेनिया के शिकार थे
और एक बहुत ताकतवर राजनेता के चचेरे भाई थे। जांचकर्ताओं के सामने एक गरीब मजदूर और एक रसूखदार डॉक्टर के बीच की ये खाई इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन गई। इन दोनों का जो अंजाम हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। गरीब फ्रैंक डोलेजल की पुलिस कस्टडी में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। पुलिस ने कह दिया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन जब शव परीक्षण हुआ तो उसकी पसलियां टूटी हुई मिली। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर स्वीनी का एलियट नेस ने एक गुप्त होटल के कमरे में पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। स्वीनी उस टेस्ट में पूरी तरह फेल रहे, लेकिन अपने राजनीतिक रसूख के चलते वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए और अपनी बाकी की जिंदगी एक अस्पताल में आराम से बिताई। डॉक्टर स्वीनी पर शक को पक्का करने वाली एक और डरावनी घटना है। 1934 में एमिल फ्रोनिक नाम के एक बेघर व्यक्ति ने बताया था कि वो ब्रॉडवे एवेन्यू पर एक डॉक्टर के पास गया था और उस डॉक्टर ने उसके खाने में नशा मिला दिया था। फ्रोनिक किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, जिस मेडिकल ऑफिस से वो भागा था वो एक फ्यूनरल होम यानी अंतिम संस्कार गृह के बिल्कुल बगल में था। ये सीधा इशारा डॉक्टर स्वीनी की तरफ ही करता है। भाग 4, एक अनसुलझा रहस्य। 1938 की उस छापेमारी और झोपड़ियों को जलाने के बाद वो भयानक हत्याएं अचानक से रुक गईं। लेकिन खौफ की वो गहरी परछाई कभी नहीं हटी। उस कातिल का साया जांचकर्ताओं के दिमाग से कभी नहीं उतरा। एफी स्वीनी, पैरानॉइडियल नेमेसिस, यानी एक सन की दुश्मन। हत्याएं रुकने के दशकों बाद भी अस्पताल में बंद डॉक्टर स्वीनी एलियट नेस को अजीब और खौफनाक पोस्टकार्ड भेजकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। नेस ताउम्र इस बात से तड़पते रहे कि वे कातिल को जानते हुए भी कुछ नहीं कर सके। वो कातिल मानो एक परछाई बनकर उन्हें हमेशा चिढ़ाता रहा। वक्त के साथ ये रहस्य और भी ज्यादा डरावना होता चला गया। कुल 13 शिकारों में से सिर्फ 3 के ही नाम आज तक सामने आ पाए हैं। बाकी 10 तो हमेशा के लिए गुमनाम हो गए। और जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है 1947 की मशहूर ब्लैक डहालिया मर्डर मिस्ट्री से इसकी समानता। लॉस एंजलिस के उस केस में भी लाश को बिल्कुल उसी सर्जिकल सटीकता से काटा गया था और खून पूरी तरह निकाल लिया गया था। क्या मैड बुचर क्लीवलैंड से लॉस एंजलिस पहुंच गया था? ये सवाल आज भी रातों की नींद उड़ा देता है। भाग 5, आधुनिक विज्ञान की पहल। चलिए अब इतिहास के उन खौफनाक अंधेरों से निकलकर आज के दौर में आते हैं, जहां फोकस उस दरिंदे कातिल को खोजने से हटकर उन भूले बिसरे बेनाम लोगों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने पर है। आज कुयाहोगा काउंटी के मेडिकल परीक्षक DNA डो प्रोजेक्ट के साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आधुनिक जेनेटिक वंशावली का इस्तेमाल करके उन बेनाम शिकारों के अवशेषों को कब्रों से निकाल रहा है और उनके DNA की जांच कर रहा है। दशकों तक गुमनामी के अंधेरे में दबे रहने के बाद अब विज्ञान उनके असली नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कोई जादुई छड़ी घुमाने जितना आसान काम नहीं है। मेडिकल परीक्षक डॉक्टर थॉमस गिल्सन खुद मानते हैं कि ये कोई बहुत व्यवस्थित या सरल प्रक्रिया नहीं है। जरा सोचिए, 90 साल पुराने शवों को एक बिना नाम वाले सामूहिक कब्रिस्तान से ढूंढ निकालना और फिर उनके DNA का टेस्ट करना, ये वैज्ञानिक रूप से कितनी बड़ी और डरावनी चुनौती है। रिकॉर्ड्स बहुत पुराने हैं और समय ने उन हड्डियों पर अपना विनाशकारी असर छोड़ा है। लेकिन इन सब में सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब किसी को उस खूंखार मैड बुचर में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो इतिहास के किसी काले पन्ने में दफन हो चुका है। अब सारा का सारा ध्यान उन बेकसूर लोगों पर है जिनकी जान गई। ये प्राइवेट फंडिंग से चलने वाला प्रयास उन भूले हुए परिवारों को शांति और उन बेबस लोगों को सम्मान दिलाने के लिए है जिन्हें उस मंदी के भयानक दौर में समाज ने पूरी तरह से भुला दिया था। ये पूरी दास्तान हमें एक बेहद गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज के विज्ञान का एक साधारण सा DNA स्वैब उन बेबस लोगों की एक सदी लंबी गुमनामी को मिटा सकता है? क्या किंग्सबरी रन के उन शिकारों को आखिरकार वो नाम मिलेगा जिसके वो हकदार थे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन ये कोशिश इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीत है। इस खौफनाक और अनसुलझे रहस्य के एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to Nick Entertainer for more videos.